नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। संसद का बजट सत्र चल रहा है। 29 जनवरी से ये बजट सेशन शुरू हुआ और जैसा कि संवैधानिक परंपरा है कि बजट सेशन की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति के संबोधन के साथ होती है, तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और फिर 29 जनवरी को ही आर्थिक सर्वेक्षण भी आया। और फिर 1 फरवरी महत्वपूर्ण तारीख थी क्योंकि उस दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने आम बजट पेश किया। आइए आज कार्यक्रम में आम बजट के कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं और सरलता से उन्हें समझाने के लिए 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस समय मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, स्वागत करना चाहेंगे सीए सुमित बंसल का। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार अमित जी। साथ ही सीए कमल पोद्दार हमारे साथ हैं। नमस्कार कमल जी, खासतौर पर मुंबई से आज दिल्ली आए हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो दर्शकों को यही बताइए कि आर्थिक सर्वेक्षण जो कि बजट से पहले आता है और फिर जो आम बजट है, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए अमित जी, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो थोड़ा सा हम पीछे की तरफ देखते हैं, रियर व्यू मिरर में। जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च विंग है वो डाटा उठाता है और देखता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन से सेक्टर्स में पॉलिसी वर्क कर रही है, किस में क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। और जो बजट होता है वो पूरे गवर्नमेंट का अगले आने वाले साल का, यानी अब जो बजट आया है जो आपने बताया 1 फरवरी को, वो जो आने वाला वित्त वर्ष है फाइनेंशियल ईयर 18-19, इसमें गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू लेगी और किन स्कीम्स पे कैसे खर्चा करेगी, इसका पूरा उसमें हिसाब होता है। जी, यानी आर्थिक सर्वेक्षण कहीं ना कहीं एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे बनाती है और ये ऐतिहासिक डेटा के ऊपर आधारित है और बजट जो है आगामी 18-19 वित्त वर्ष की बात करता है। लेकिन मोटे तौर पर आप क्या कहेंगे, कैसा रहा इस बार का बजट? कौन से क्षेत्र में ज़्यादा बल दिया वित्त मंत्री ने? सरकार का बजट इस बार जो है ज़्यादा, जैसा सब जानते हैं कि फार्मर सेंटरिंग, जो हिंदुस्तान की 80% आबादी गाँवों में रहती है, फार्मर सेंटरिंग सबसे ज़्यादा था। डेवलप फ्रेंडली एमएसएमई पे काफ़ी अच्छा जोर दिया है, एजुकेशन पे जोर दिया है। तो मोटे तौर पे ही कहा जा सकता है कि सरकार ने बहुत सारे अनछुए पहलुओं को जो जनरली वंचित रहते थे उनको इस बजट में उन्होंने छूने की कोशिश की है। आम आदमी को टच करने की कोशिश की है उन्होंने। फार्मर्स पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे बहुत फोकस किया है। जी बिल्कुल। और आज कार्यक्रम में खासतौर पे हम शिक्षा के क्षेत्र में और जॉब क्रिएशन कितना होगा, एमएसएमई सेक्टर पे खास फोकस करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू देखें तो जैसा सुमित जी कहा जाता है कि भारत इस समय विश्व के 7वें पायदान पर है जीडीपी एब्सोल्यूट नंबर्स में। तो इसके क्या मायने हैं जब हम कहते हैं, इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी। अमित जी, जीडीपी जो होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि मैं एक सिंपल टर्म्स में इसको बात करूं तो जो हम सब भारत के निवासी मिलके जो हमारी कमाई है उसका टोटल जो है उसको हम लूजली एक जीडीपी कह सकते हैं। तो ये जैसा आपने बताया कि $2.5 ट्रिलियन है हमारा, और ट्रिलियन में 12 जीरो आते हैं और डॉलर टर्म्स में ये है। तो हम 7वीं सबसे बड़ी हैं और सबसे बड़ी अमेरिका है और मोटा मोटी वो 8 गुना बड़ी इकोनॉमी है हमारे से। और ये दूसरे चार्ट पे जब हम कहते हैं पीपीपी यानी परचेज पावर पैरिटी, जहां भारत अब तीसरे नंबर पे आ गया और अमेरिका चाइना हमसे ऊपर, इसके क्या मायने हुए? देखिए, जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो होता है कि जो चीज़ जितने की है उसको उतना लिया गया है। और जब उसको हम रिलेटिवली देखते हैं, जैसे मैं मान लीजिए एक बर्गर है जो यूएसए में $1 में अवेलेबल है और अगर बिल्कुल सेम बर्गर इंडिया में ₹15 में अवेलेबल है, तो यानी डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट होना चाहिए वो 15 होना चाहिए, पर एक्चुअल में 65 है। तो उसको जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो उस हिसाब से भारत आज की डेट में भी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सिर्फ अमेरिका और चाइना के पीछे। जी, तो इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा और इसमें सबकी भागीदारी ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों जिस पे कि सरकार बल दे रही है। तो यदि हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में आपको क्या लगता है, जिस तरह से एकलव्य स्कूल की बात है या फ्रॉम ब्लैक बोर्ड टू डिजिटल बोर्ड की बात है, वहाँ क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं? सर देखिए, एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो पिछले 15-20 सालों में एजुकेशन के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स आए हैं। हमने देखा कि आज से 20-25 साल पहले एजुकेशन उतना प्रायोरिटी सेक्टर नहीं था पेरेंट्स के लिए, लेकिन आज पेरेंट्स भले ही वो जॉब में हैं, भले ही वो मेहनत मजदूरी करते हैं, भले ही वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर फोकसिंग कि उनके बच्चे वो बेस्ट एजुकेशन हासिल करें। ऐसे में सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि इन चीज़ों को जनरलाइज कैसे किया जाए और सरकार उस में कैसे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करे ताकि सही मूल्य पे बेहतर एजुकेशन हिंदुस्तान के बच्चों को मिल सके। उसमें जैसे जो एकलव्य योजना प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने घोषित की है कि जहाँ भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चे हैं, ट्राइबल 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है, वहाँ पे
एकलव्य एक पूरा रेजिडेंट स्कूल जहाँ पे बच्चे वहीं रह सकते हैं, वहीं पे पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। और इस समय कमल जी हम देख रहे हैं जो एलोकेशन है 85,000 करोड़ प्लस की एलोकेशन, और साथ ही एजुकेशन किस तरह से होलिस्टिक विकास हो उस पर बल दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं और इस तरह से हम अन्य पॉइंट्स पर भी ज़रूर नज़र डालेंगे। अगली स्लाइड यदि हम देखें तो वहाँ पर हम पाएंगे कि प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान है, आर्किटेक्चर, नए स्कूल्स खोलने की बात है। बीएड प्रोग्राम जो इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स हैं सुमित जी, ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है? देखिए, जैसा कमल जी ने बताया कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन सेक्टर को है वो होलिस्टिकली उसको टारगेट कर रही है। तो उसमें ये भी है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनकी गुणवत्ता पे सुधार हो, उसके लिए उन्होंने बीएड का ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और उसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी है जो दीक्षा नाम से एक साइट है, DIKSHA.gov.in। जी तो टीचर्स उस पे जाके उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, सब तरीके से एजुकेशन पे हमारे प्रधानमंत्री ने तो अभी हाल ही में एक बुक भी लॉन्च करी है, जी। एग्जाम वॉरियर्स, कि जी। कैसे बच्चों का स्ट्रेस कम हो। जी तो सब तरफ इस पे फोकस है। बिल्कुल। आज कार्यक्रम में भी हम दूसरे भाग में चर्चा करेंगे कि आगामी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें हम कैसे स्ट्रेस से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम यूनियन बजट 2018 एजुकेशनल सेक्टर के हाइलाइट्स पे नज़र डालें तो 24 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात की गई है। और कमल पोदार जी जो बता रहे थे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो कि खासतौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को केटर करेंगे। तो सर ये जो स्कूल्स हैं इससे जनजातीय जो आबादी है उनके ही करिकुलम उन्हीं की लैंग्वेज में होगा ये? हाँ, ज़्यादा जो इस पे अभी पूरी क्लियरिटी आनी अभी बाकी है, लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदु इन्होंने दिए हैं उसमें ये कहा गया है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में वो स्कूल्स होंगे वहाँ की लोकल आबादी, वहाँ की लोकल कल्चरल जो डेवलपमेंट्स हैं, वहाँ की कोई स्पेसिफिक आइटम्स वगैरह हैं जिनको वो प्रमोट करें, क्योंकि इसमें स्किल डेवलपमेंट का भी पार्ट उन्होंने रखा है। अच्छा। तो इट्स नॉट ओनली ए फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इट्स ए एजुकेशन इंस्टीट्यूट विथ स्किल डेवलपमेंट एंड विथ टीचर्स ट्रेनिंग ऑल्सो। ओके। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि हिंदुस्तान को अगर कुछ एक्सपोर्ट करना चाहिए तो टीचर्स एक्सपोर्ट करने चाहिए। जी तो शायद ये उसी दिशा में एक कदम उन्होंने बढ़ाया है। और बिल्कुल। अभी 13 लाख टीचर्स को उन्होंने बीएड ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करवाया है और वो दीक्षा के माध्यम से भी अपने आप को रेगुलर अपग्रेड करते रहेंगे। जी बिल्कुल। हम टीचर्स को सल्यूट करते हैं क्योंकि सोसाइटी के निर्माण में आप लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दीक्षा जो पोर्टल है DIKSHA.gov.in, जैसा सुमित जी ने बताया, इस पे आप ज़रूर जाएं और एक बार देखें कि आखिरकार किस तरह का नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है टीचर्स के लिए जो कि देश के हीरो हैं। MSME सेक्टर पे मैं आना चाहूँगा सुमित बंसल जी, थोड़ा बताइए कि जी टर्नओवर 50 करोड़ थी, अब 50 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़ हो गई और उन्हें 25% टैक्स लगेगा, इसे हम कैसे समझें? देखिए, जब वित्त मंत्री ने 2015 में अपना पहला बजट स्पीच दिया था तो उन्होंने एक अपना विज़न दिया था कि जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है, 30% है, तो इसको 25% पे लेकर आना है। तो उसको प्रोग्रेसिवली लास्ट ईयर बजट में जो 50 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनी है उनके लिए घटा के 25% कर दिया गया था। तो करीब 95% जो कंपनी है उसको इसका लाभ मिला था। इस साल वो 50 करोड़ की टर्नओवर के बढ़ा के 250 करोड़ कर दिया गया है। तो यानी अब 250 करोड़ तक की जिसकी टर्नओवर है कंपनी की वर्ष 16-17 में, वो आगामी वर्ष में सिर्फ 25% टैक्स देगा। तो यानी 99% कंपनियों का इसका फ़ायदा होगा। और मेरा ऐसे मानना है कि इसका सीधा असर ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब ग्रोथ पे जाएगा, क्योंकि जब कंपनीज़ के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो वो नेचुरल है उसमें कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करेंगी कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और उससे एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट होगा। बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन है MSME सेक्टर और उससे रोजगार सृजन भी होगा। तो क्योंकि सुमन जी कह रहे हैं MSME कंपनियां, तो कमल जी लीगल स्टेटस के हिसाब से क्या इसमें पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप वो भी शामिल है? और क्या आप कहेंगे अगर किसी की संस्था है जो कि 2-4 चंद लोगों को रोजगार दे रहा है, वह कहीं एनरोल कराए अपने आप को MSME कहने के लिए? जी बिल्कुल अमित जी, इसमें MSME माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो M माइक्रो, S स्मॉल एंड M मीडियम, इन तीनों कैटेगरी को इन्होंने एक साथ कर दिया। पहले ये अलग अलग कैटेगरी होती थी। इन कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन, ये पूरा भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसके अंडर में आता है। तो किसी भी कंपनी को उसमें रजिस्टर्ड होना होता है। इसमें 2 कैटेगरी होती है। एक, किसी भी बिजनेस में जो कैपिटल लगी हुई है, जो प्लांट एंड मशीनरी लगाई हुई है, उसकी वैल्यू के हिसाब से उनकी कैटेगरी डिसाइड होती है। एक जिनमें प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, वहाँ पे जो ऑफिस इक्विपमेंट्स लगाए हैं उनकी वैल्यू के हिसाब से वो डिसाइड होती है। अच्छा। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिनमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उनमें जिस कैटेगरी में वो आते हैं
उसमें उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में वो प्रोप्राइटरी फर्म हो सकती है, वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी हो सकती है। वो कंपनी के स्टेटस से एमएसएमई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा। उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है अपने में जब बिजनेस को स्टार्ट करने में, उसके इन्वेस्टमेंट की साइज़ के हिसाब से उनको एमएसए तीनों कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में उनका इसमें मैं एक रजिस्ट्रेशन चीज़ होता है। क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जैसा बताया पोदार साहब ने, एमएसएमई के अपने बहुत सारे बेनिफिट हैं। अच्छा। लेकिन ये जो 25% का लाभ है, ये बिना एमएसएमई में रजिस्टर कराए भी कंपनी को मिलेगा सिर्फ, कि इंडिविजुअल या पार्टनरशिप या एचयूएफ को ये अभी लाभ नहीं मिलेगा। और आप ही कह रहे हैं अगर मैं रजिस्टर नहीं भी कराता तब भी लाभ मिल सकता तो है। भी आपको 25% का लाभ मिलेगा इस स्कीम में। लेकिन जैसे मान लो अगर हम वैश्विक स्तर पे देखें, अमेरिका में भी वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स घटाया है, यूरोप में भी, तो एक ट्रेंड है कि अब कंपनी का जो 30% टैक्स है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय कम होगा। जी, ये तो जो डायरेक्शन है वित्त मंत्री ने भी दी है, और जैसा आपने बताया अब ये एक विश्व स्तर पे एक ये मुहिम चल पड़ी है कि टैक्स को कम करो, बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट ये देखिए, इसमें ये इनकी मंशा ये है कि एफिशिएंसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। अच्छा। तो ज़्यादा जो गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वेतन भोगी जरूर जानना चाहेंगे उनके लिए क्या लाभ हुआ, तो कमल जी थोड़ा संक्षिप्त में समझाएं। ये जो 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इससे मुझे क्या सिर्फ मोटा मोटी 5,800 ही बच रहा है या ज्यादा? नहीं अमित जी, ऐसा नहीं है। पहले जो सैलरी एम्प्लॉय थे उनका जो टैक्सेशन था, उनमें उनको 2 छूट मिलती थी। 19,200 रुपये की उनको ट्रांसपोर्टेशन करके छूट थी, और 15,000 रुपये मेडिकल अलाउंस रिएम्बर्समेंट थे। तो वो छूट 19,200 रुपये तब थी जब वो आपका अगर सैलरी में कैटेगराइज हो और आपको 19,200 रुपये अलग से एज ए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता हो। दूसरा 15,000 रुपये की जो छूट थी वो आपने अगर मेडिकल पे खर्चा किया है तो आपको छूट मिलेगी। मतलब आपको 15,000 की छूट लेने के लिए बीमार होना जरूरी है और 15,000 की दवाइयाँ लेनी जरूरी है। अच्छा। अदरवाइज आपको उस पर टैक्स देना है। लेकिन ये 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आने के बाद में वो दोनों कैटेगरी नहीं है। आपकी जो भी सैलरी है उसमें से आपने 40,000 रुपये कम करके बाकी के ऊपर आपको टैक्स देना है। तो उसके लिए बीमारी के वाउचर या दवा लेनी जरूरी नहीं है। जी। और अगर सैलरी में कैटेगरी डिफाइन नहीं की हुई है, बहुत सारे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ सैलरी में बाइफरकेशंस नहीं होता है। 4 लाख रुपए सैलरी है, 5 लाख रुपए सैलरी वो है, पूरा 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है कि खाली 5,000 का बेनिफिट मिला है। ब्रॉडली अगर अपन कैटेगराइज करें तो ये एक अच्छा बेनिफिट दिया है सरकार ने, जी जो बिल्कुल सैलराइड एम्प्लॉय को काफी फायदा जी। देगा। और इससे पेपर वर्क भी कम होगा, ईज ऑफ कंप्लायंस होगी, और खासतौर पे जो पेंशनर्स हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। लेकिन जब सीनियर सिटीजन की बात हुई तो मैं लोकसभा में था, मुझे याद है वित्त मंत्री ने कहा लेट्स केयर फॉर दोज नाउ हु केयर फॉर अस। तो सीनियर सिटीजन के लिए और कौन से प्रावधान हैं? सीनियर सिटीजन्स के लिए अमित जी 3-4 बहुत अच्छे प्रावधान इंट्रोड्यूस किए हैं। एक तो जो उनको जो इंटरेस्ट इनकम होती थी उसमें 10,000 की छूट से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। अच्छा। और उसमें अच्छी बात यह है कि पहले सिर्फ जो बचत खाते का ब्याज होता था वही 10,000 में कवर्ड था। अभी फिक्स डिपॉजिट और इवन रिकरिंग डिपॉजिट का जो ब्याज है वो भी 50,000 में कवर होगा। तो पहले इनकम टैक्स का एक सेक्शन था ATTTA, जिसमें 10,000 का इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक से मिलता था। अब ये नया सेक्शन आया है ATTTB। ATTTB, ये TTB वाला सेक्शन सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो उनके लिए वो 50,000 के लिए हो गया। और जो नॉन सीनियर हैं, जो 60 साल से कम है, उनके लिए ATTTA ही वो चालू रहेगा जी। और इसमें खासियत ये है कि अब जो 50,000 तक उनका TDS भी नहीं कटेगा। और एक दूसरा सेक्शन है हमारे यहाँ, सेक्शन 80D, जो मेडिक्लेम के लिए होता था। अच्छा। तो उसमें सीनियर सिटीजन्स की जो लिमिट थी वो 30,000 थी। उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। और उसमें भी खासियत ये है कि पहले ना सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम उसमें कवर होगा, बल्कि जो उनका जनरल मेडिकल एक्सपेंस है, तो जैसे डॉक्टर की फीस का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, 50,000 तक है, तो उसकी भी आप अपने इनकम से छूट ले सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। तो वाकई ही हर्ष की बात है। लेकिन एक जो प्रावधान है जिसपे काफी चर्चा भी हुई, और अगले दिन जब सेंसेक्स थोड़ा गिरा तो लोगों ने कहा शायद ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रावधान से है। तो सबसे पहले तो ये LTCG का प्रावधान है क्या? शेयर्स पर 10% टैक्स की बात। सर, पिछले 18 सालों से हिंदुस्तान में कैपिटल मार्केट लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से जाना जाता था, और उस पर टैक्स नहीं था। लेकिन काफ़ी पिछले 2-3 सालों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी कि लोगों ने बोगस कैपिटल गेन वगैरह किए थे, सेबी, और काफ़ी चर्चाएं ऐसी हुई थी। तो 2-3 साल से ये एक्सपेक्ट था कि सरकार कभी न कभी इस मुद्दे के ऊपर कदम बढ़ाने वाली है। 2 साल पहले इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सीमा उन्होंने 1 साल से 3 साल की थी। हाँ जी। अभी
जो सिक्योरिटीज है अगर वो 1 साल से कम रखते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, उस पर 15% का टैक्स था। अच्छा। अब अगर आप 1 साल से ज़्यादा भी उनको रखते हैं और बेचते हैं और उस पर प्रॉफिट होता है तो आपको 10% उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना है। अच्छा। कैपिटल मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया या जो भी है वो तो सामने है, लेकिन मेरे परव्यू से ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टेप है। अच्छा, आप वेलकम कर रहे हैं स्टेप? बिल्कुल सर, क्योंकि कैपिटल मार्केट बेसिकली ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए जाना जाता है। लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, वो वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कई बार क्या होता था कि वो टाइम होल्डिंग आदमी टैक्स बचाने के लिए टाइम होल्डिंग में जाता था और अपॉर्चुनिटी मिस कर देता था। अच्छा। अभी जो फास्ट मूविंग कैपिटल मार्केट है जहाँ 1 साल में 40% 50% का प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे उसको वो टैक्स की कैलकुलेशन में जाने से उसको वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देता था। अच्छा। तो अभी वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा, उसको जहाँ भी राइट जगह मिल रही है वहाँ पे वो उसको बेच के निकल सकता है। जी। तो हो सकता है उसको 10% टैक्स भरने के बावजूद भी ज़्यादा प्रॉफिट हो। जी, तो ये तो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव यहाँ पे सीए कमल पोद्दार ने दिया है। लेकिन जहाँ तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात है तो वित्त मंत्री ने एक और शब्द यूज किया था, ग्रैंड फादरिंग दिस ट्रांजैक्शन टिल 31 जनवरी। इसे कैसे समझें सुमित जी? अमित जी, इसका पर्सपेक्टिव आप देखिए कि एक हमारे यहाँ शुरू में बड़ी इंडिया में प्रॉब्लम थी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की। हाँ जी। तो वित्त मंत्री ने कहा था कि हम जब तक बहुत जरूरी ना हो रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे। टैक्सेशन नहीं लाएंगे। जी। तो जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स करते हैं तो जो ग्रैंड फादरिंग का उन्होंने प्रोविजन डाला है वो हम इस तरीके से, अगर मैं एक एग्जांपल से समझूं तो हाँ जी। मान लीजिए किसी ने काफ़ी दिनों पहले 1 लाख रुपए के कोई शेयर्स खरीदे थे और 31 जनवरी 2018 को उसकी वैल्यू बढ़ के 9 लाख हो गई थी और अभी उन्होंने बेचे नहीं थे। ठीक है। तो अब जैसा कमल जी ने बताया 1 अप्रैल 2018 से उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगेगा। ठीक है। तो 9 लाख रुपए तो उसमें मैं पहले ही कमा चुका था। ठीक बात है। अब अगर मैं उसको 12 लाख का बेचता हूँ तो अब मेरे को जो बैलेंस जो अब मेरे को 31 जनवरी के बाद जो गेन अक्रू हुआ है, अच्छा, 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए का, उसी पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो एंजाइटी अगर किसी के मन में है तो उम्मीद है कि अब जब कमल जी और सुमित जी ने समझाया है तो कमल जी हम एंजाइटी की जरूरत नहीं है। 31 जनवरी तक तो एंजाइटी की सुरक्षित है। जरूरत नहीं। 31 जनवरी को जो उसकी प्राइस थी, ठीक है। वहां तक जो भी प्रॉफिट उसने कमाया है उस पर उसको कोई टैक्स टैक्स देने नहीं की जरूरत नहीं है। 31 जनवरी की प्राइस को वो अपनी बेस प्राइस ले सकता है। आपको ध्यान हो तो पहले प्रॉपर्टी में एक ऐसा क्लोज था जी। कि एक बेस डेट थी 1 अप्रैल 1981। जी। तो उस डेट की जो बाजार मूल्य को आप आपकी प्रॉपर्टी का मूल्य पकड़ सकते हैं। वैसे 31 जनवरी 2018 की डेट का जो प्राइस है जी। उसको आप आपकी परचेज प्राइस पकड़ सकते हैं। ठीक है। और जब आप बेचते हैं तो जो खाली उसका जो डिफरेंस होगा उसी पे आपको टैक्स देना और है। क्योंकि रियल एस्टेट की बात की है तो सुमित जी थोड़ा बताइए, 2-4 सेक्शन ऐसे भी हैं जहां अमेंडमेंट आई है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी या बेची तो सरकार मान के चलती है कि सर्कल रेट से कम नहीं हो सकती। तो वहां पर अब क्या वेरिएशन कवर्ड है? देखिए, इसमें हमारे यहाँ पे प्रावधान है सेक्शन 50C, सेक्शन 43CA और सेक्शन 56, जो ये डीम्ड करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी की अगर लेन देन हो रहा है तो वो सर्कल रेट से कम पे नहीं होगा। तो यानी अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है और सर्कल रेट से कम पे बेची है तो मेरे को टैक्स सर्कल रेट के हिसाब से ही देना पड़ेगा। पर पीछे रियल एस्टेट में थोड़ा करेक्शन भी आया है तो उसको देखते हुए सरकार ने अब उसमें 5% का वेरिएशन अलाउ कर दिया है। अच्छा। तो अगर मैं मेरा सेल प्राइस जो है वो सर्कल रेट से 5% कम भी है तो उसके ऊपर मेरे को डीम्ड टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चलिए बहुत खूब। लेकिन क्योंकि हमने जैसा कहा था कि एजुकेशन सेक्टर में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, उसका एक बहुत बड़ा कारण आयुष्मान भारत भी रहेगा, क्योंकि ये जैसा वित्त मंत्री ने कहा बजट पेश करते हुए कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लार्जेस्ट स्कीम है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल कि 10 करोड़ हाउस होल्ड इसमें कवर होंगे। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इसके 2 पिलर हैं। तो आयुष्मान भारत से कैसा लाभ देख रहे हैं? क्या ये गेम चेंजर हो सकता है कमल जी? बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। जब हम पूरे विश्व में अपने आप को जब तीसरी महाशक्ति के बारे में बात करते हैं या जीडीपी के आंकड़ों में बात करते हैं, पीपीपी के आंकड़ों में बात करते हैं, तो वहाँ हम जब रियलिस्टिक ग्रोथ में जाते हैं तो हमारे यहाँ पे अभी भी कुपोषण, गरीबी, भूखमरी, ये सब चीज़ों की बहुत बड़ी तादाद है और लोगों को राइट हेल्थ केयर और इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बहुत सारी मौतें होती हैं। रोज़ अपने टीवी में ऐसी खबरों को देखते हैं। तो वहाँ पे सरकार अगर इतना बड़ा इनिशिएटिव लेती है, अगर पहले 50 करोड़ लोगों को वो 5 लाख रुपए तक का सालाना अगर इंश्योरेंस प्रीमियम देती है और उनका अगर इलाज उस अच्छे तरीके से हो सकता है, तो नो डाउट इससे हिंदुस्तान की एक जो लेवल ऑफ लिविंग जो है उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा और इसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिलेगा और ये आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर बज़वर्ड बनेगा आने वाले सालों में?
इंश्योरेंस ऑलरेडी बज़वर्ड बन रहा है शेयर मार्केट में भी, और अब आम जनता भी समझ रही है कि इंश्योरेंस मस्ट है। और ये तो एक बहुत ही विजनरी स्कीम लगती है, जैसा गवर्नमेंट ने कहा है कि 10 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस मुहैया कराएगी, तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हेल्थ की जब बात होती है तो मैं इसमें 2 चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा कि योगा की जब हम बात करते हैं तो लाइफस्टाइल डिजीज से लड़ने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहते हैं जी। और जब हम स्वच्छता मिशन की बात करते हैं तो जितने भी इन्फेक्शन वाले रिलेटेड हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो वो वहाँ पे टैकल होती हैं जी। तो इसको चारों तरफ से जो देख रहे हैं ये बहुत अच्छा लगता है जी। तो जैसे आपने कहा था हर एक सेक्टर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पर्सनल टैक्सेशन, एमएसएमई सेक्टर, कृषि क्षेत्र में कल प्रधानमंत्री ने कहा टीओपी टॉप प्रायोरिटी, तो टोमेटो, अनियन, पोटैटो, इन फसलों को भी अब ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन्स कहा गया है। ऑपरेशन ग्रीन यानी कृषि क्षेत्र में भी सुमित जी बल दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में तो इस बजट में खास फोकस रहा है। मैं समझता हूँ वित्त मंत्री ने 2 घंटे में से सबसे ज़्यादा जो टाइम लिया वो कृषि क्षेत्र में लिया जी। और उसकी जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है वो अब ये है कि जो स्वामीनाथन कमेटी है उसकी रिपोर्ट सरकार मान रही है कि 1.5 गुना जो किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा वो कम से कम उसका 1.5 गुना होगा, यानी 50% प्रॉफिट मार्जिन किसान को मिलेगा। जी। तो चलिए यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है ताकि किसान जो कि लागत लगाता है उसे उसका दाम भी मिले। लेकिन आने वाले कई हफ्तों और महीनों में कमल जी, सुमित जी, बजट के इन प्रावधानों पर और भी चर्चा होगी। अभी तो बिल इंट्रोड्यूस ही हुआ है, लेकिन आज सरलता से इसकी महत्ता समझाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।